दो क्वेश्चन कल का क्या हमने होमवर्क दिया था, दो बच्चे तो देखो क्वेश्चन सुनो ध्यान से और लगाते हैं आराम से। 100 ग्राम जल में, सबसे पहले गिवन वैल्यू, होमवर्क का सवाल अगर नहीं लग रहा बड़ी दिक्कत की बात है ना। कह रहा है कि जल की मात्रा कितनी दे दी गई लल्ला? 100 ग्राम जल में KCl को घोल दिया गया। KCl की मात्रा कितनी दे दी गई है? 0.745 ग्राम, यानी सर ये स्मॉल W और यह कैपिटल W है। तो KCl बचो तो घटे पदार्थ ना, तो लगे हाथ आई भी निकाल लेते हैं, यहीं पर है, तोड़ देंगे, K पर प्लस प्लस Cl पर माइनस में टूट जाएगा। आई क्या करना है? आई निकाल लेंगे ही ना, KCl है तो तब घटे पदार्थ तो आई नहीं निकलेगा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा? m/m0, यानी कि सर जी टूटने के बाद 1 1 2 और टूटने से पहले 1, तो बराबर 2। I का मान कितना आ गया? 2। अब आगे क्या दिया गया है? प्राप्त विलयन के हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन मतलब डेल्टा टी एफ। हिमांक में अवनमन का मतलब किसका मान है? TF का मान है। TF का मान कितना दिया है? 0.34 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है 1, अब मारेंगे। अच्छा I का मान हमसे पूछ रहा है लास्ट में। ओहो, ये तो कह रहा था। चलो ठीक है, हो गया डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना कह रहा है लल्ला? 0.341 डिग्री सेल्सियस है। तो कह रहा है वाट ऑफ गुणांक की क्या कीजिए? गणना कीजिए। I का मान हमसे पूछ रहा है। एक बात बताना कि I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? तो एकदम फार्मूला सिंपल और सटीक क्या है हम लोगों का कि डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल W इंटू 1000 इंटू दिमाग में होने वाला ना KF बटे के कितना होगा? छोटका m इंटू बड़का W। एक ये फार्मूला है निकालने का। एक फार्मूला हमने लिखा है और है डेल्टा TF बराबर T0 माइनस TS से भी लिखवाया है हमने, याद करो, ठीक है ना? अब इससे क्या I निकल पाएगा? नहीं। पहली बात समझते हैं, क्या इससे I हम कैलकुलेट कर पाएंगे? I निकालने के लिए देखो ये दोनों का मान पता होना चाहिए। हमें केवल डेल्टा TF का मान है, T0 का मान पता होता है। तो T0 का मान कैसे पता होता है? कौन है? जल है ना? क्या जल का तुमको हिमांक नहीं पता होता है? जल का हिमांक यानी T0 का मान नहीं पता होता? दे चाहे ना दे 0 डिग्री सेल्सियस नहीं जानते हो? जल का हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। दे चाहे ना दे क्वथनांक कभी कभी गाया था, क्वथनांक वाले भी तो हमने लगाया था, एक दो सवाल में T0 का मान नहीं दिया था। तो जल के केस में हिमांक और क्वथनांक जानना जरूरी है। फिर भी TS बच जा रहा है, TS पता नहीं है, तो कैसे क्या किया जाए? यहाँ पर स्मॉल W कैपिटल W दिया है सर जी, स्मॉल W कैपिटल W दिया है। स्मॉल m का मान निकालें फटाफट, क्लीन कर देना इसको फार्मूला। स्मॉल m का मान KCl डायरेक्ट करते, KCl का अनुभाग m इक्वल टू कितना? 74.5 है। अब सभी मान पता हो गया जी, कहोगे ना KF का मनवा तो सर जी ना दे ले। हमने बोला है कई बार कि जल के लिए दो मान हमेशा याद रखना, एक KB और एक KF। पेपर में कभी कभी नहीं देगा, जैसे इसमें नहीं दिया है। KB का मान 0.52 और KF का मान 1.86। ये दो मान याद रखना होगा हमेशा। हालांकि अभी KB की परिभाषा लिखवाएंगे, उसमें लिखवाएंगे दोनों मान, रख दो जी। इसका मान 0.34 इज इक्वल टू I पूछ रहा है, I पूछा तो सीधी सारी चीजों को पक्षांतर पहले कर दो, तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू डेल्टा TF इंटू M इंटू कैपिटल W। नीचे आ जाएगा स्मॉल W इंटू 1000 इंटू KF। अब गुना लग पाएगी? लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा, लेकिन दिमाग नहीं लगाओगे तुम लोग, बता लो। अब ये जो KF KB आ रहा है अजय चौधरी, आगे हल करना बाद में, हेडिंग लिखा जाए। अब देखो पहले समझ लेते हैं दोनों को, फिर उसके बाद लिखाएंगे। कई बार पेपर में परिभाषा पूछ देता है, कई बार पेपर में दोनों में अंतर पूछ देता है। किसमें लल्ला? तो मोलल उन्नयन
स्थिरांक, और एक होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। ये भैया इनकी परिभाषाएं हम लिखाएंगे, और परिभाषा कोई ऐसे लिखा देगी कि अगर अंतर पूछेगा तो अंतर भी तुम बना लोगे, ठीक है ना। अगर इसकी परिभाषा पूछे, इसकी परिभाषा पूछेगा, इसकी परिभाषा अलग अलग लिख लोगे, लेकिन अगर अंतर पूछा तो अंतर भी लिख लोगे। देखो सिंपल सी एक पहले बात समझते हैं चित्र बनाकर, दोनों के लिए एक ही पर लागू होगी। ये कोई पदार्थ हमने लिया विलायक, ये विलायक है। विलायक कितना होना चाहिए लल्ला? 1 किलोग्राम, या फिर कितना होना चाहिए? 1000 ग्राम। कल हमने समझाया था। और इसमें कोई पदार्थ हम घोल रहे हैं, कोई पदार्थ घोल रहे हैं, तो कितना घोला जाना चाहिए पदार्थ? 1 मोल। कितना? 1 मोल। और 1 मोल कैसे पता चलेगा कि किसी पदार्थ का 1 मोल कितना है? तो जितना उसका अणु भार है उतना ही उसका क्या होना चाहिए? भार। जितना उसका अणु भार आएगा, क्योंकि मोलों की संख्या बराबर n बराबर छोटका डबल हुआ की छोटकी मम्मी, यानी अगर किसी भी पदार्थ का अणु भार 180 है तो उसका अणु भार भी कितना रखेंगे? 180 भार रखेंगे, वही तो कट करके आएगा ना। अगर किसी भी तत्व की यौगिक का भार 40 है तो उसका भार भी कितना रखेंगे? 40। अणु भार 40 तो भार भी 40, तभी तो कट के एक आएगा ना, 1 मोल का लाएगा। तो 1 मोल पदार्थ को घोला जाएगा। तो इसके केस में क्या होगा, परिभाषा सुनना ध्यान से। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में अवाष्पशील, वाष्प देने वाला नहीं होते, अवाष्पशील पदार्थ के 1 मोल घोलने के उपरांत क्वथनांक में हुई वृद्धि, भैया बोला जाएगा तो क्वथनांक बढ़ेगा ना, तभी तो उन्नयन शब्द लिखा गया। क्वथनांक में हुई वृद्धि को क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केबी से प्रदर्शित करते। मामला तय होगा जी। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक, पहली पॉइंट तो केबी से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, या डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है केल्विन की जगह पर, डिग्री सेल्सियस किग्रा मोल इनवर्स होता है। जल के लिए जो केबी होता है यह तय होता है कितना? 0.52 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स तय होता है। और इसका दूसरा नाम इसका क्या है? तो दूसरा नाम इब्लियोस्कोपी स्थिरांक, इब्लियोस्कोपी स्थिरांक इसका दूसरा नाम है। ये रही इसके बारे में मामला, समझना जी। अंतर पूछेगा तो पहले दोनों की परिभाषा लिख दोगे, फिर लिख दोगे केबी से प्रदर्शित करता है, फिर लिख दोगे मात्रक, फिर लिख दोगे जल का स्तर, फिर लिख दोगे दूसरा नाम। हो गया नहीं अंतर? इसकी परिभाषा सुनो। यहाँ पे बोला क्वथनांक बढ़ेगा, यहाँ पे क्या बोल देंगे? क्वथनांक घटेगा, हिमांक, क्योंकि केएफ हिमांक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वर्षा दिमाग लगा रही है, वर्षा की बरखा। चलो सुना कहेंगे 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल घोलने के उपरांत हिमांक में हुई कमी, अवनमन मतलब कमी, हिमांक में हुई कमी को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? केएफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी कितना होता है? केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, या डिग्री सेल्सियस किग्रा मोल इनवर्स होता है। डिग्री में दिया रहेगा तो केल्विन बदल देते, केल्विन वाला रहेगा तो केल्विन में, डिग्री तो डिग्री में देता, दोनों में मात्रक चलता है। और इसके लिए जल के लिए ये भैया केएफ का मान तय होता है 1.86 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स, फिक्स होता है। स्थिरांक तो तय ही रहेगा। और इसका जो दूसरा नाम है
दूसरा जो नाम इसका क्रायोस्कोपी, क्रायोस्कोपी स्थिरांक है। दूसरा नाम क्या है? क्रायोस्कोपी स्थिरांक, इसका दूसरा नाम। ये रहा परिभाषा, और ऐसे ही लिख लोगे नहीं अंतर बनाकर। क्या परिभाषा कठिन है? अगर दोनों की परिभाषा दोनों पॉइंट लिख दी गई हो और अंतर पूछे एक एक पॉइंट बना बनाकर ऐसे ही अंतर लिख डालोगे। हालांकि परिभाषा में सबको एक मिक्स करके लिखवाएंगे, लेकिन अंतर जब बनाओगे तो सामने सामने ऐसे अंतर बना के लिख दोगे, 2 नंबर का अंतर हो गया जी तुम्हारा काम। चलो फटाफट पहली हेडिंग लिखा जाएगा। परिभाषा समझ आई है? आगे सारा कुछ समझ में? तो हेडिंग लिखो मोलल उन्नयन स्थिरांक। पहली हेडिंग मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहा जाएगा, क्या होता है, समझते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक है, हेडिंग हम बोले हैं। हो गया जी, चलो लिखा जाए। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील, किसी अवाष्पशील, किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के, किसी अवाष्पशील विलय पदार्थ के, विलय पदार्थ के 1 मोल, विलय पदार्थ के 1 मोल, 1 मोल घोलने पर, 1 मोल घोलने पर, घोलने पर क्वथनांक में हुई वृद्धि, विलयन के क्वथनांक, ऐसे लिखना, विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को, विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को, विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। क्वथनांक में हुई वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे केबी द्वारा, इसे केबी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे केबी द्वारा क्या करते हैं अल्लाह? प्रदर्शित करते हैं। हो गया जुन्नू? इसका मात्रक, तेजी से लिखो, इसका मात्रक केल्विन की ग्रामोल इनवर्स, केल्विन की ग्रामोल इनवर्स या डिग्री सेल्सियस की ग्रामोल इनवर्स होता है। केल्विन की ग्रामोल इनवर्स या डिग्री सेल्सियस की ग्रामोल इनवर्स होता है। जल के लिए केबी का मान, जल के लिए केबी का मान, जल के लिए केबी का मान 0.52, 0.52, जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन की ग्रामोल इनवर्स होता है। जल के लिए केबी का मान 0.52 केल्विन की ग्रामोल इनवर्स होता है, मोल इनवर्स होता है। तथा इसका दूसरा नाम, तथा इसे ऐसे लिखना, तथा इसे इब्लियोस्कोपी, इब्लियोस्कोपी, इब्लियोस्कोपी स्थिरांक के भी नाम से जाना जाता है, तथा इसे इब्लियोस्कोपी स्थिरांक के नाम से भी जाना जाता है। हो गया? यह ताप की वृद्धि के लिए ज्ञात किया जाता है, तथा यह ताप में वृद्धि के लिए ज्ञात किया जाता है, तथा यह ताप में हुई वृद्धि के लिए ज्ञात किया जाता है।
हो गया? बताओ जी, कोई समस्या किसी सज्जन को, दुर्जन को? तथा यह ताप में हुई वृद्धि के लिए ज्ञात किया जाता है। तथा यह ताप में हुई वृद्धि के लिए ज्ञात किया जाता हो गया? अब बताओ, क्या इसकी परिभाषा में लिखानी पड़ेगी? इसकी परिभाषा लिखो, अभी बोलेंगे मैच कराना, लिखो पूरी बातों को मर्ज करा के उससे देखकर परिभाषा से भी मैच कराओ अपनी अपनी। क्या लिखे होगे? 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ के 1 मोल घुलने के बाद हिमांक में हुई कमी को, वहां पे क्या लिखे थे? क्वथनांक में हुई वृद्धि को, यहाँ पे लिखे होंगे हिमांक में हुई कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। सही है? हिमांक में हुई कमी को मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे केएफ द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? इसका मात्रक केल्विन की ग्राम मोल इनवर्स डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस की ग्राम मोल इनवर्स होता है। जल के लिए केएफ का मान 1.86 केल्विन की ग्राम मोल इनवर्स होता है तथा इसे क्रायोस्कोपी के नाम से भी जाना जाता है। और तथा यह ताप में हुई कमी के लिए क्या किया जाता है? ज्ञात किया जाता है। सही है सबका? किसी का गलत? सही बच्चा? पीछे वर्षा सही है? जुन्नू लेड़ा कहाँ गया? आज लेड़ा है? चलो जी, अब यहां पर हम लोगों का ये अब लास्ट हेडिंग बचती है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम इस बार आया था पेपर में। हेडिंग लिखो, हेनरी का नियम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेनरी वैज्ञानिक थे बेचारे, खाली खाली बैठे थे। उस समय इंस्टाग्राम नहीं था तुम लोग जैसे रील बनाने के लिए, तो ये नियम खोज रहे थे बेचारे। हेनरी का नियम। चलो जी, क्या होता है तो यहाँ पे तुम लोग को वो सिखाते हैं ना, ये थोड़ा नियम सिखाते हैं, पर आसान में नियम सिखाया जाता है। तुम लोग को रील बनाना सिखाया जाता है, कैसे रील बनाई जाती है। चलो आ जाते अब बातें नहीं। पहले हमने बोला माइक नहीं लगाया जाए, भूल गए हैं, तो ध्यान से शांति से सो नहीं करो क्लास में। हेनरी का नियम क्या है? कुछ नहीं है जी, P समानुपाती S, स्मॉल s रहेगा। S क्या है? तो विलेयता। S को क्या कहते हैं हम लोग? विलेयता। व्हाट इज दिस विलेयता? जिसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहा जाता है? सॉल्युबिलिटी। ये क्या होती है सर जी? तो सुनो, किसी विलायक का 100 ml लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा विलायक? 100 ml विलायक लेंगे, यानी मान लेते हैं जल। इसमें नमक की मात्रा घोलना हम प्रारंभ करें, चीनी की मात्रा, और तब तक घोलें जब तक कि विलयन संतृप्त न हो जाए। समझना ध्यान से। 5 ग्राम गोला घुल गया, 10 ग्राम गोला घुल गया, 20 ग्राम गोला घुल गया, 28 ग्राम घुल गया, लेकिन 32 ग्राम घुलने के बाद, 32 ग्राम चीनी घुलने के बाद 33वीं ग्राम चीनी नहीं घुल रही है, यानी कि यह विलयन सैचुरेटेड हो गया। कितने ग्राम विलय घुलने के बाद? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम घुलने के बाद यह विलयन पूर्ण रूप से संतृप्त हो गया। अरे संतृप्त का मतलब वही भैया, बफर सिस्टम में पूरा खाक यहाँ ले पूरा अड़सारिया के अब एक को पूरी ना जा पाए, तो संतृप्त हो गया ना। तो वैसे ही ये भी है कि अब इसमें घुलना बंद हो जाए, कुछ भी अपना जा सके। देखो भैया दम रहे अब ना खा पाएगा, और तुरंत खा के उठना, तुरंत अब कहाँ कर लेटे के भैया ऐसे एकदम दबा के खा लिया, पूरा सैचुरेटेड हुआ। ऐसे ही यहाँ पर भी बात आ रही है। तो वैसे ही संतृप्त विलयन बना लिया जाएगा। तो कितने से घुला लिया? संतृप्त बना 32 ग्राम से ना, तो चीनी की विलयता कितनी हो गई? कितनी? 32 ग्राम। अगर नमक होगा तो उसकी विलयता कितनी होगी? 32 ग्राम। तो कई जगहों पर इसको विलयता के भी नाम से जाना जाता है, कई जगहों पर उस पदार्थ का द्रव्यमान भी कहते हैं, क्योंकि द्रव्यमान मतलब भार ही ना भैया, हम इसको विलयता कहें या फिर भार कहें। परिभाषा बड़ी गौर करने की बात है, सुनना, हम दोनों तरीके से बता देंगे। P समानुपाती M। M क्या है? यह विलेयता है। S क्या है?
विलेयता, और m क्या है सर जी? द्रव्यमान। गौर करना तुम बातों को ध्यान से। कहा जाएगा स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता या द्रव्यमान, या उसका द्रव्यमान उस पदार्थ के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। बस इतनी सी बात है। किसी पदार्थ की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता, विलेयता का मतलब कोई पूछेगा क्या, तो कहोगे कि पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलायक को पूर्ण तरीके से क्या कर दे? संतृप्त कर दे। पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलायक को, जल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, कुछ भी, उसको पूरे तरीके से संतृप्त कर दे, तो उस पदार्थ, उस मात्रा को क्या कहते हैं? विलेयता कहें, या फिर उसका क्या कहें? उसका भार कह दे, द्रव्यमान कह दे जी। ठीक है ना? तो सेम टू सेम बातें हो गई। सबको पता है लल्ला कि एस हटाएंगे, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, क्या लगेगा? नियतांक। तो P समानुपाती के एस, अरे सॉरी बराबर K बराबर के एस। लेकिन यहां पर K ना लगाकर हेनरी ने अपना नाम छाप, यानी छाप छोड़ने के लिए KH कह दिया। क्या कर दिया? KH। और या इसके अनुसार बनाओगे तो क्या होगा जी? P इक्वल टू KH M हो जाएगा, n होगा। इसके अनुसार इसको अगर आगे बढ़ाया जाए, इसको यदि आगे बढ़ाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? KH इक्वल टू P बाई S लिख सकते हैं। और इसको आगे बढ़ाएं यदि हम, तो KH इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? P बाई M लिख सकते हैं। दोनों फार्मूला सेम है, तुम किसी एक को लेकर आगे बढ़ सकते हो। हम दोनों को लेकर समझा दिए कि कोई तुमको इससे पढ़ा दे तो ये भी समझो, कोई इससे पढ़ा दे तो ये भी समझो। ये स्मॉल ऐसा रहेगा, बड़ा वाला ऐसा नहीं रहेगा, छोटा ऐसा रहेगा विलेयता। मामला समझ में आया जी? जहां यानी जहां जो KH है वह क्या है? हेनरी स्थिरांक है। हेनरी चाचा अपना नाम छोड़ने के लिए इसमें यश डाल दिए ताकि हमारा नाम याद रहेगा हमेशा तक। तो KH मतलब हेनरी स्थिरांक। बस हो गया। मामला समझ में आ गया? चलो लिखा जाए परिभाषा। स्थिर ताप पर, परिभाषा लिखो। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता या द्रव्यमान, स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की विलेयता या द्रव्यमान उस पदार्थ की वाष्प दाब के समानुपाती होती है। उस पदार्थ के वाष्प दाब के समानुपाती होती है। हो गया जी? नहीं। उस पदार्थ के समानुपाती होती है। फटाफट ये बना लो, देखो हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं। पहला नंबर, हेनरी के नियम की सीमाएं। पहला नंबर, पहले तो परिभाषा से एक पॉइंट उठ जाएगा। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? ताप स्थिर होना चाहिए। ताप क्या होना चाहिए? स्थिर। लेकिन सुनो, स्थिर का मतलब ये नहीं कि 35-30 हो गए, उच्च होना चाहिए, हाइयर टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है ना? देखो पहला पॉइंट, ताप स्थिर होना चाहिए। ताप स्थिर तथा उच्च होना चाहिए। ताप स्थिर तथा उच्च होना चाहिए। ताप स्थिर तथा उच्च होना चाहिए। दूसरा नंबर जी, पॉइंट नंबर 2, विलयन तनु होना चाहिए। ये नहीं कि पूरा गाढ़ा विलयन बन जाए, विलयन तनु होना चाहिए। विलयन तनु होना चाहिए। तनु, डायलूट। पहले हेडिंग इस लेसन की शुरुआत तो था तनु विलयन, विलयन तनु होना चाहिए। दूसरा नंबर, तीसरा पॉइंट, दाब कम होना चाहिए। दाब
कम होना चाहिए, दाब कम होना चाहिए। हो गया। अब सुनो एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 4, जो घोला जा रहा है विलय ना, जिस हम विलय को घोल रहे हैं, ये कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ठोस नहीं। अरे विलयन तो तनून हो गया लल्ला, विलयन जो बनेगा वो डाइल्यूट होना चाहिए, लेकिन जो घोला जा रहा है उस विलय की बात करो, उसकी अवस्था कैसे होनी चाहिए? तो या तो गैस होना चाहिए या फिर लिक्विड, ठोस नहीं रहेगा। सबसे जरूरी, साथ में यह गैस और लिक्विड जिस विलायक में हम घोल रहे हैं ना, 1 किलोग्राम विलायक में, जिस 1 किलोग्राम विलायक में जिस विलायक में घोला जा रहा है, पर परिभाषा में तो ये नहीं चलता कि किस विलय को विलायक में घोलते हैं, तो इस विलायक में यह विलय घुलनशील होना चाहिए। अरे अघुलनशील होना मतलब घुलना नहीं चाहिए, भूल जाएगा हमरा गलत, घुलनशील बोल दिए, अविलय होना चाहिए। लिखो, बोला जाए, लिखो, वाष्प या गैस, वाष्प या द्रव, वाष्प या द्रव, वाष्प या द्रव विलायक में, वाष्प या द्रव विलायक में अविलय होना चाहिए। वाष्प या द्रव विलायक में अविलय होना चाहिए।